सो हे गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ डिटेक्टिव डायरीज़ का एपिसोड 2 लेकर। अगर आपने अब तक एपिसोड 1 नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके आप पहले वो वाला पार्ट सुन लीजिए ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। ये स्टोरी लिखी है मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त सदीक अंसारी जी ने। एपिसोड सुनने के बाद अपने ओपिनियंस कमेंट में देना बिल्कुल ना भूलें। तो इसी के साथ बढ़ते हैं एपिसोड 2 की तरफ, जिसका नाम है मौत का सामना। अभी तक आपने देखा डिटेक्टिव रे उस मिस्टीरियस कॉल के बाद जंगल का सफ़र करते हुए गांव में पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है पुराने श्राप के बारे में। उन्हें ज़रूरत है केरोसिन की और अब डिटेक्टिव रे और जेम्स बैकमैन जा रहे हैं चर्च की तरफ केरोसिन की तलाश में। क्या वो केरोसिन ढूंढ पाते हैं या फिर कुछ और ही हो जाता है? जानिए आज के एपिसोड मौत का सामना में। अभी सुबह के 11 बज रहे थे। डिटेक्टिव और जेम्स पीछे हटे। डिटेक्टिव ने अपने ओवरकोट के बेल्ट को कसते हुए बाहर आए और सूरज से आंख मिलाते हुए कहने लगे, बारिश नहीं होने वाली आज, वक्त रहते हमें चर्च जाना पड़ेगा। जेम्स, क्या तुम्हें पता है चर्च का रास्ता? जी डिटेक्टिव, मुझे रास्ता पता है। अगर हम अभी निकले तो शाम तक वापस आ जाएंगे। ठीक है, डिटेक्टिव ने कहा और वापस उस झोपड़ी के अंदर आए और अपने बैग से एक खंजर निकालकर जेम्स के हाथों में पकड़ा दिया। इस खंजर को संभाल के रखना, कई मुसीबत पड़ी और मैं साथ ना रहा तो यही खंजर तुम्हारा सहारा होगा। जेम्स ने खंजर लेते हुए डिटेक्टिव का शुक्रिया किया और उसे कसकर पकड़ लिया। डिटेक्टिव ने भी अपने पास एक छोटा सा बैग रख लिया जिसमें उनका कुछ ज़रूरी इक्विपमेंट था। डिटेक्टिव रे खड़े हुए और तभी उनकी नज़र जेम्स पर पड़ी, जो उस खंजर को घूरे जा रहा था। उसके मन में किसी चीज़ का डर था जिसे डिटेक्टिव ने भांप लिया और आगे बढ़कर जेम्स के कंधे पर हाथ रखा। अपने कंधे पर वजन पाकर जेम्स की सोच टूटी और जेम्स ने बाईं तरफ देखा जहां पर डिटेक्टिव खड़े थे और उनका हाथ जेम्स के कंधों पर था। सब ठीक हो जाएगा, डिटेक्टिव ने जेम्स की आंखों में देखते हुए बड़ी ही नम्रता से कहा और उस झोपड़े से बाहर निकल गए। जेम्स ने भी अपने कदमों को आगे बढ़ाया और डिटेक्टिव के पीछे दौड़ते हुआ आया। डिटेक्टिव ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, देखो आज मौसम कितना साफ़ है और हवा कितनी साफ़ और ठंडी है। अपने मन और डर पर थोड़ा काबू करो। मैं जानता हूँ अभी जो तुम पर बीत रही है उसे कोई नहीं जान सकता, मैं भी नहीं, पर अब तुम्हारे कंधों पर अपनी बहन और उन गांव वालों को बचाने का बोझ है जिसका हम दोनों मिलकर सामना करेंगे। तो क्या तुम तैयार हो जेम्स? जी सर, मैं तैयार हूँ। डिटेक्टिव ने अपने कदमों को उस झोपड़े की दहलीज से बाहर निकाला और दाईं तरफ जाते हुए उस कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। जेम्स भी डिटेक्टिव के पीछे ही चल रहा था और उन्हें रास्ता बताता हुआ जा रहा था, कभी दाएं तो कभी बाएं। लेकिन जेम्स मन ही मन ये भी सोच रहा था कैसे डिटेक्टिव ने कल रात उस काले साये को भगा दिया था जिसे अभी तक कोई गांव वाला छू भी नहीं पाया था। उसे डिटेक्टिव ने अकेले कैसे भगा दिया था? जेम्स यही सोचते सोचते चल ही रहा था, तभी उसे एक आवाज़ आई, हे जेम्स, इतना धीरे चलोगे तो हम दोनों चर्च पहुंचने से पहले उन काले सायों का डिनर बन जाएंगे। जेम्स ने आगे देखा तो डिटेक्टिव उनसे काफ़ी दूर खड़े थे। ये देखकर जेम्स दौड़ते हुए डिटेक्टिव के पास पहुंचा और दोनों साथ साथ चलने लगे। तभी वहाँ पर एक चौराहा आया और डिटेक्टिव जेम्स की तरफ देखते हुए कहने लगे, किस तरफ जाना है हमें? जेम्स ने बाईं तरफ जाते हुए रोड की तरफ इशारा किया और डिटेक्टिव उस तरफ बढ़ गए। जेम्स भी अपने कदमों की रफ्तार तेज़ करते हुए डिटेक्टिव के साथ साथ चलने लगा। उसने गौर किया तो उसकी हाइट डिटेक्टिव के कंधे तक आ रही थी। तभी जेम्स डिटेक्टिव की तरफ मुड़ा और उससे पूछने लगा, सर क्या आपका इन काले सायों से पहले का भी मुकाबला हुआ है? क्योंकि कल रात आपने उस काले साये को बड़ी ही आसानी से भगा दिया था। नहीं, बस मुझे उनके बारे में पता है।
डिटेक्टिव ने बोला। जेम्स भी उत्सुकता से डिटेक्टिव से सवाल पूछने लगा। क्या आप मुझे और बता सकते हैं उन काले सायों के बारे में? हाँ, तुम्हें जान लेना चाहिए और इस जानकारी की तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। डिटेक्टिव ने गहरी सांस ली और जेम्स की तरफ देखते हुए उसे बताने लगे। देखो, वैसे तो मुझे भी उनके बारे में उतना नहीं पता, लेकिन रिसर्च करने पर मुझे इतना पता है कि काले साए 3 तरीके के होते हैं। पहले वो जो कोई बुरे काम करने के बाद नरक में जाते हैं और उसे कोई शैतान अपने साथ खींचकर धरती पर ले आता है। दूसरे वो जब वो नरक से आए काले साए किसी आम इंसान को मार डालते हैं तो वो मरा हुआ इंसान बनता है एक और काला साया। ये मुझे तब पता चला जब मैं भारत नाम के देश गया था। वहाँ कुछ बूढ़े आदमी होते हैं जो कब्रों के पास या शमशान घाट में रहते हैं। उनके पास बहुत तरह की शक्तियाँ, सिद्धियाँ और अपार ज्ञान होता है, समझे? जी डिटेक्टिव, पर आपको इतना सब कुछ कैसे पता है? आप असल में हैं कौन? डिटेक्टिव अपने उस छोटे बैग से पानी की बोतल निकाल पीते हैं और आगे बढ़ते हुए उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें डॉक्टर वैन हेजिंग के बारे में पता है? जेम्स ने डिटेक्टिव की तरफ देखते हुए जवाब दिया। हाँ, उनके बारे में तो हर एक इंसान को पता है। कैसे? डॉक्टर वैन हेजिंग, मिस्टर जोनाथन हार्कर और उनकी टीम ने मिलकर ड्रैकुला को ख़त्म किया था। हाँ, डिटेक्टिव ने खुश होते हुए कहा। वेल, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता होगा, मैं उन कुछ चुनिंदा लोगों में से एक हूँ जिसे डॉक्टर वैन हेजिंग के साथ मिलकर काम करने का मौका मिला था। सच में? जेम्स बिल्कुल ही चौंक गया था और जेम्स के चेहरे पर जिज्ञासा के भाव आ गए थे। वो डिटेक्टिव की तरफ आंख फाड़े देख रहा था और उसने एक के बाद एक सवाल दाग दिए। डिटेक्टिव, डॉक्टर वैन हेजिंग कैसे थे? आप उनसे कैसे मिले? क्या आप भी उनमें शामिल थे जब ड्रैकुला को मारा गया था? जेम्स ने एक ही सांस में 3 सवाल पूछ डाले। जेम्स हाँफते हाँफते डिटेक्टिव की तरफ देख रहा था। डिटेक्टिव ने जेम्स को पानी की बोतल पकड़ाते हुए कहा, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा, पर पहले पानी पियो और शांत हो जाओ। जेम्स ने पानी पिया और शांति से डिटेक्टिव के साथ आगे बढ़ने लगा। डिटेक्टिव और जेम्स अब उस कच्चे रास्ते से बढ़ते हुए अब एक बगीचे तक आ पहुँचे थे। जेम्स ने बगीचे का दरवाज़ा खोलते हुए कहा, सर, ये बगीचा मिस्टर जेराल्ड का है और बगीचे से चर्च का रास्ता जल्दी बढ़ता है। डिटेक्टिव ने भी जेम्स की मदद करी और उस बगीचे के गेट को खोल लिया। उसके बाद वो दोनों आगे बढ़ गए। ये रास्ता पेड़ों से घिरा हुआ था। डिटेक्टिव ने देखा यहाँ अलग पेड़ लगे हुए थे। अभी वो जिस जगह से गुजर रहे थे वहाँ आम के पेड़ थे जिसकी खुशबू सीधा डिटेक्टिव को आ रही थी। डिटेक्टिव ने अपने हाथ घड़ी पर नज़र दौड़ाई तो दोपहर के 2 बज रहे थे। डिटेक्टिव ने जेम्स को रोकते हुए कहा, बैठ जाओ, कुछ खा लेते हैं। लेकिन जेम्स ने कहा, सर, हमें चर्च पहुंचना है और मेरी बहन और गांव वालों को बचाना है। उसके लिए हमें केरोसिन चाहिए और आप खाना खाने को बोल रहे हैं। डिटेक्टिव ने जेम्स की तरफ देखते हुए उसे बड़े नम्रता से कहा, अगर तुम्हारे शरीर में ताकत ही नहीं होगी तो तुम कैसे लड़ोगे उन काले सायों से? और तभी जेम्स के पेट से आवाज़ आई और डिटेक्टिव हंसते हुए कहने लगे, देखो, तुम्हारा पेट भी कह रहा है, आओ बैठ जाओ और खा लो। जितना जल्दी खाओगे उतना ही जल्दी हम आगे बढ़ लेंगे। जेम्स भी वहीं एक पेड़ के सहारे लड़कर बैठ गया। डिटेक्टिव ने एक बिस्किट का पैकेट जेम्स को दिया और एक खुद खाया। फिर उन्होंने वही पेड़ से एक काम तोड़ा और दोनों ने मिलकर खाया और फिर डिटेक्टिव और जेम्स अपने सफ़र पर आगे बढ़ गए। सर, आपने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। हाँ, कि क्या था तुम्हारा पहला सवाल? ठीक है। डॉक्टर वैन हेल्सिंग बहुत ही अच्छे इंसान थे। अब तो वो नहीं रहे, लेकिन मेरी कामयाबी के पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ है। अगर वो नहीं होते तो शायद मैं कब का अपनी हिम्मत हार गया होता और कभी डिटेक्टिव की नौकरी कर भी नहीं पाता। सर, आप कैसे मिले थे उनसे? जेम्स ने बीच में ही टोकते हुए कहा। हाँ, उस समय मेरी उम्र शायद 22 साल थी। तब मैं लॉ की पढ़ाई कर रहा था और मेरे साथ ही मेरा दोस्त आर्थर होमवुड भी रहता था। हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे।
ऐसे ही जब आर्थर की सगाई मिस लूसी के साथ तय हुई तो उसने मुझे भी इनवाइट किया था। तब मैं वहाँ पर पहली बार डॉक्टर वैन हेल्सिंग से मिला। वो मिस लूसी की देखभाल कर रहे थे। मेरी और डॉक्टर वैन हेल्सिंग की सोच बहुत ही मेल खाती थी, जिस वजह से हमारी बनती बहुत थी। उन्होंने मुझे बहुत सी जानकारी भी दी और एक रात जब मैं अपनी ज़िंदगी से हार बैठा था, मैं बस मर जाना चाहता था, तब डॉक्टर वैन हेल्सिंग ने अपने वो शब्द कहे, रे, ज़िंदगी बहुत कठिन है। अगर तुम ये सोच कर निकलोगे तो तुम्हारा हर दिन बुरा निकलेगा, लेकिन बजाय बुरा सोचने के तुम ये सोचो तुम्हें आगे क्या मिलेगा। तब देखना तुम एक दिन ज़रूर कामयाबी पाओगे। उनके ये शब्द मेरे दिमाग में बैठ गए थे और उन्होंने ही मुझे डिटेक्टिव बनने के लिए ही प्रोत्साहित किया था। और सर, क्या आप भी वहाँ पर थे जब उन्होंने ड्रैकुला को मारा था? जेम्स ने डिटेक्टिव को फिर से बीच में टोक दिया और डिटेक्टिव इस बार जेम्स की तरफ घूरते हुए कहने लगे, इस बार तुमने मुझे बीच में टोका तो आगे मैं किसी भी सवाल का जवाब नहीं देने वाला। जेम्स मस्ती करते हुए ड्रैकुला को कहने लगा, नहीं, अब नहीं बोलूँगा मैं, आप बोलिए। नहीं, अफसोस की बात है, मैं वहाँ पर नहीं था जब डॉक्टर वैन हेल्सिंग और उनके साथियों ने मिलकर ड्रैकुला को मारा था और अपना नाम इतिहास में सुनहरी कलम से लिख दिया था। मैं असल में उस समय एक केस को सॉल्व कर रहा था जिसमें सेम ऐसे ही काले सायों को देखा गया था, लेकिन फिर अचानक से वो काले साए गायब हो गए और दोबारा कभी दिखे ही नहीं। अभी डिटेक्टिव अपनी बात कह ही रहे थे कि अचानक जैसे वह एक काला साया सा दिखा, जिसे देखते ही जेम्स के शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई। जेम्स ने उस खंजर पे अपनी हाथों को मजबूती से कसा और उस काले साए की तरफ दौड़ गया, और उससे पहले डिटेक्टिव कुछ कहते जेम्स उस काले साए के बहुत पास चला गया था। लेकिन ये क्या, जेम्स वहाँ जाकर रुक गया। जब डिटेक्टिव वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा ये कोई काला साया नहीं था, बल्कि ये तो एक 30-35 साल का आदमी था। वो उन पेड़ों के बीच छुपा हुआ सो रहा था और उसे ही दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई काला साया हो। डिटेक्टिव उस आदमी की तरफ देख उससे पूछने ही वाले थे कि वो कौन है कि जेम्स सीधा जाकर उस आदमी से लिपट गया, जिससे उस आदमी की भी नींद खुल गई और वो एकदम से डर गया और बोलने लगा, मुझे मत पकड़ो, मुझे मत ले जाओ, छोड़ दो मुझे। लेकिन जब उस आदमी ने देखा असल में उसे जिसने पकड़ा है वो कोई काला साया नहीं बल्कि जेम्स है। रोते हुए जेम्स को गले से लगाते हुए कहने लगा, ओह जेम्स, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम जिंदा हो, हमें लगा था तुम मर चुके हो। वो काला साया खाली हाथ लौटा था कल रात। जेम्स पीछे हटते हुए कहने लगा, डिटेक्टिव, ये है मिस्टर गेराल्ड जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, और मिस्टर गेराल्ड, ये हैं डिटेक्टिव रे हिल्स जो हमें यहाँ पर बचाने के लिए आए हैं। मिस्टर गेराल्ड हड़बड़ाते हुए उठे और डिटेक्टिव के सामने खड़े होकर बड़ी ही खुशी से कहने लगे, क्या आप सच में डिटेक्टिव रे हैं जिनके बारे में मैंने सुना है? जी, मैं ही हूँ डिटेक्टिव रे हिल्स, लेकिन माफ़ करिए, हम अभी बात नहीं कर सकते। 2 बज चुके हैं और सिर्फ 3 घंटे बाकी हैं शाम होने में। इससे पहले वो काले साए देखने लगे, हमें चर्च जाना है और केरोसिन लाना है जिससे हम उन काले सायों से लड़ सकें। अगर आप चले तो हमारे साथ चलिए, रास्ते में ही सवाल जवाब हो जाएंगे और आपको यहाँ अकेला छोड़ा भी नहीं जा सकता। मिस्टर गेराल्ड ने भी हामी भरते हुए कहा, सही कहा आपने, अगर हम 3 लोग होंगे तो शायद हमारे जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब मिस्टर गेराल्ड, जेम्स बैकमैन और डिटेक्टिव रे हिल्स बढ़ चले थे चर्च की ओर केरोसिन की तलाश में। मिस्टर गेराल्ड आगे आगे चल रहे थे और जेम्स डिटेक्टिव के साथ कदम से कदम मिला रहा था। तभी डिटेक्टिव ने मिस्टर गेराल्ड को आवाज़ देते हुए कहा, गेराल्ड, क्या आप हमें बता सकते हैं आप वहाँ से बचकर कैसे निकले? मिस्टर गेराल्ड के चेहरे पर लकीरें आ गई और उनकी जुर्रेदार चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उन्होंने बताना शुरू किया, डिटेक्टिव, वो जगह जैसे कोई काल कोठरी हो, हल्की सी भी रोशनी नहीं आती उस जगह पर, कुछ भी देख पाना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा लगता है जैसे आपकी आंखों को किसी ने निकाल लिया हो और आपके सामने सिर्फ अंधेरा हो। वो काले साए मानो कुछ कर रहे हैं, हमेशा किसी तरह किसी अजीब सी सीटी की आवाज़ आती रहती है, डरावनी सी।
मानो किसी ने भेड़िए के पैरों को उल्टा करके तोड़ दिया हो और उसके गले में सीटी फंसा दी हो। रोशनी तो थी नहीं वहाँ पर, और कभी होती भी तो एकदम लाल रोशनी जिसमें देख पाना और भी मुश्किल था। एकदम आंखों को चौंधिया देने वाली रोशनी, और वो लाल रोशनी कभी कभी ही दिखती थी। ऐसे ही एक दिन जब उनमें से एक काले साए ने हम में से किसी गांव वालों को पकड़ा था और वहाँ पर लाया था, तो मैंने उसकी आवाज़ का पीछा किया, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल था। पूरा रास्ता पथरीला था और कुछ ना देखने की वजह से मुझे चोट भी आई। लेकिन जब मैं उस आवाज़ का पीछा करते हुए एक कमरे के पास पहुंचा तो ऐसा लगा जैसे दूसरी तरफ से रोशनी आ रही थी। मैंने जब हाथों से स्पर्श करके दरवाज़ा खोजा और उसे खोला तो मुझे बाहर आने का रास्ता मिल गया। लेकिन वहाँ भी एक बड़ी दिक्कत थी। दरअसल मैं जहाँ खड़ा था वो एक बालकनी जैसा इलाका था और ये बहुत ही ऊंचाई पर बना घर लग रहा था। लेकिन मरना तो था ही, चाहे उन काले सायों के हाथों मरूं या फिर इस ऊंचाई से, और मैंने ऊंचाई से मरना ज़्यादा सही समझा। वही एक पेड़ भी था जिसकी डाल उस जगह तक आ रही थी। मैंने उसे पकड़ा और नीचे उतरने लगा, लेकिन मेरा हाथ फिसला और मैं नीचे गिर गया। पर शायद गॉड मुझे बचाना चाहते थे, जिससे मैं इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद भी बच गया। नीचे गिरने के बाद 5 या 6 घंटे के बाद मेरी आँख खुली और मेरी नज़र सीधा सामने पड़ी और मैंने देखा जिस जगह से मैं बचकर निकला था वो असल में कोई घर नहीं, बल्कि वो एक शैतानी मंदिर था। उसके बाद मैं छिपता छुपाता यहाँ अपने बगीचे में आ गया और फिर जेम्स और आप मिल गए। हाँ, लेकिन आपने कहा आप उस गांव वाले की चीख का पीछा करते हुए उस बालकनी जैसी जगह तक पहुँचे थे, सही कहा मैंने? हाँ, तो क्या मैं इसका मतलब ये समझूं कि आप लोग किसी सलाखों के पीछे बंद नहीं थे, बल्कि किसी अंधेरी जगह में कैद कर दिए गए थे, और जब जब उन काले सायों को किसी की ज़रूरत पड़ती तो किसी भी गांव वाले को उठाकर ले जाते? डिटेक्टिव ने अपनी बात पूरी करते कहा, जी हाँ, ऐसा ही होता था। लेकिन क्योंकि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था उस अंधेरे में, तो किसी जेल की तरह ही था। शुक्रिया गेराल्ड, ये बात जानकर तो हमें केरोसिन की सच में बहुत ज़रूरत है। तभी जेम्स ने चिल्लाते हुए डिटेक्टिव को कहा, डिटेक्टिव वो देखिए सामने, वो रहा चर्च। डिटेक्टिव ने उस तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक मुस्कान उभर आई। उन्होंने जेम्स और मिस्टर गेराल्ड की तरफ देखा तो दोनों ने हाँ में सर हिलाया और धीरे धीरे वो तीनों अपने कदम चर्च की ओर बढ़ा रहे थे। डिटेक्टिव चर्च के पास पहुंचे और उनके पीछे जेम्स और मिस्टर गेराल्ड खड़े थे। जेम्स ने मिस्टर गेराल्ड की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर गेराल्ड, जो आप देख रहे हैं अभी सिर्फ 15 दिन हुए हैं पादरी जी को मरे हुए, और चर्च का दरवाज़ा पूरी तरह से सड़ चुका है। मिस्टर गेराल्ड ने भी हाँ में सर हिलाया। तभी डिटेक्टिव ने उस बड़े से लकड़े के दरवाजे को खोल दिया। दरवाज़ा एक आवाज़ करता हुआ खुल गया और दरवाजे के खुलते ही उन तीनों को एक बहुत ही सड़े हुए मांस की बदबू आ गई। डिटेक्टिव ने अपने ओवरकोट को कॉलर ऊपर उठाते हुए अपने नाक को ढका और आगे बढ़ गए। उनको देखकर जेम्स ने अपने टी शर्ट को अपने नाक के सामने ढका और गेराल्ड ने भी ऐसा ही किया, और तीनों चर्च के अंदर जा पहुँचे। डिटेक्टिव सामने की तरफ जा रहे थे जहाँ अभी भी पादरी की उल्टी टंगी हुई लाश को देखा जा सकता था। तभी जेम्स की एक चीख की आवाज़ पूरे चर्च में गूंजी। डिटेक्टिव और गेराल्ड जेम्स की तरफ मुड़े तो जेम्स चीख रहा था। डिटेक्टिव ने देखा जेम्स के सामने एक इंसानी खोपड़ी पड़ी थी जिसमें अभी भी कुछ मांस के अंश देखे जा सकते थे। डिटेक्टिव ने जेम्स को शांत होने का इशारा किया और मिस्टर गेराल्ड जेम्स के पास जाकर उसे संभालने लगे। डिटेक्टिव अपने पैरों को बचाते हुए आगे बढ़ रहे थे क्योंकि पूरे चर्च में चारों तरफ सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां पड़ी थी। पादरी की लाश के पास पहुंचकर उन्होंने जैसे ही उसकी लाश को छुआ, उसमें से बहुत से कीड़े निकलने लगे। डिटेक्टिव के गले में एक चीख आकर अटक गई, जिस पर उन्होंने काबू कर लिया, और जब सारे कीड़े बाहर निकल गए, डिटेक्टिव ने पादरी की लाश की तलाशी की, जिससे उन्हें एक चाबी का गुच्छा मिल गया। इसमें 6 चाबियाँ थी जो शायद अलग अलग ताले को खोलने का काम करती हैं। लेकिन डिटेक्टिव ने एक चीज़ और गौर करी कि पादरी के गले में टंगा हुआ वो क्रॉस ज़मीन पर पड़ा था और उसमें एक दरार सी आई हुई थी। डिटेक्टिव उठे और उन्होंने इशारे से मिस्टर गेराल्ड और जेम्स को बाएं तरफ के कमरों में जाने के लिए कहा और अपने बैग से एक टॉर्च निकालकर जेम्स की तरफ फेंकी, जिसे जेम्स ने फुर्ती से पकड़ लिया।
जेम्स और गेराल्ड बाएं तरफ के कमरे में चले गए और इधर डिटेक्टिव दाएं तरफ के कमरों में। डिटेक्टिव रे ने गौर किया कि यह चर्च आम चर्च के मुकाबले काफ़ी बड़ा था। वो आगे बढ़ते बढ़ते उन कमरों के अंदर जा पहुँचे और वहाँ काफ़ी अंधेरा था और अंधेरे का मतलब था कि यहाँ पर काले साए हो सकते थे। इसीलिए डिटेक्टिव ने टॉर्च को ऑन किया और पूरे कमरे को तलाशी लेने लगे। पूरा कमरा देखने के बावजूद भी वहाँ पर उन्हें कोई सुराग या फिर केरोसिन का नामो निशान नहीं मिला। डिटेक्टिव रे टॉर्च के सहारे आगे बढ़े जा रहे थे और वो दूसरे कमरे में आ पहुँचे और उन्होंने जब इस कमरे में तलाशी करी तो उन्हें एक डायरी मिली। ये शायद उसी पादरी की डायरी थी जिसकी लाश बाहर हॉल में उल्टी टंगी थी। डिटेक्टिव ने उस डायरी को अपने उसी बैग में रख लिया और उस कमरे की तलाशी करने लगे। तभी उनके पैर मानो किसी चीज़ से फंस गए हों और वो नीचे गिर गए। उन्होंने वहीं पास में पड़ी बुक शेल्फ के सहारा लेते हुए उठे और ऐसा करते हुए एक किताब उसमें से नीचे गिर गई और उन्होंने देखा कि ये बुक शेल्फ बस ऐसे ही जगह पर नहीं पड़ा है, बल्कि इसके पीछे एक रास्ता था जो कि शायद नीचे बेसमेंट के लिए था। डिटेक्टिव ने बड़ी ही ताकत लगाकर उस बुक शेल्फ को वहाँ से खिसकाया और उस रास्ते से नीचे उतरने लगे। ये रास्ता नीचे की तरफ जाता है। छोटी छोटी सीढ़ियाँ थी जिनसे डिटेक्टिव रे को उतरने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। उन्होंने एक हाथ से टॉर्च और एक हाथ को दीवार पर टिकाए हुए धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे और आखिरकार वो नीचे पहुँच गए और उन्होंने जैसे ही टॉर्च की रोशनी सामने की तरफ मारी तो उन्होंने 6 से 7 बड़े बड़े ड्रम देखे। डिटेक्टिव के चेहरे पर एक मुस्कान सी आ गई और वो आगे की तरफ बढ़े। जब उन्होंने उनमें से एक ड्रम का ढक्कन हटाया और उसके अंदर देखा तो एक केरोसिन था और डिटेक्टिव की वो छोटी सी मुस्कान उनके पूरे चेहरे पर फैल गई। उधर जेम्स और मिस्टर गेराल्ड ने सारे कमरों को छान मारा लेकिन उन्हें कहीं भी केरोसिन नहीं मिला। पर एक बात अलग थी, मिस्टर गेराल्ड कुछ अलग बर्ताव कर रहे थे। वो जेम्स के आगे आगे चल रहे थे और जेम्स उनके पीछे पीछे। क्योंकि टॉर्च मिस्टर गेराल्ड के पास थी तो जेम्स सिर्फ आगे की तरफ ही देख सकता था। जेम्स ने देखा मिस्टर गेराल्ड सीधा चलते जा रहे थे और एक कमरे के पास जाकर वो रुक गए। जेम्स ने पीछे से आवाज़ दी, आप रुक क्यों गए? पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और मिस्टर गेराल्ड अभी भी उसी जगह पर खड़े थे। जेम्स धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मिस्टर गेराल्ड के पास पहुंचा और उसने मिस्टर गेराल्ड के दाएं कंधे पर हाथ रखा, लेकिन मिस्टर गेराल्ड अभी भी पीछे नहीं मुड़े और अचानक जेम्स की नज़र बगल की दीवार पर टंगे उस शीशे पर पड़ी और उसमें जेम्स ने जो देखा अगर कोई और होता तो शायद उसकी जान निकल जाती। शीशे में गेराल्ड नहीं बल्कि एक काला साया था। जैसे ही जेम्स मिस्टर गेराल्ड की तरफ वापस पलटा तो मिस्टर गेराल्ड अपनी गर्दन पूरी तरह से मुड़े हुए जेम्स की तरफ देख रहे थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, ना खुशी ना डर, और धीरे धीरे उनका चेहरा काला होता चला गया और मिस्टर गेराल्ड पूरी तरह से काले साए में बदल गए। और ये देखकर जेम्स के मुंह से दिल दहला देने वाली चीख निकल गई। ये चीख डिटेक्टिव रे ने भी सुनी थी और वो इस चीख को सुनते ही तुरंत ही पीछे की तरफ मुड़े और ऊपर की तरफ भाग कर जाने लगे। डिटेक्टिव को थोड़ा शक तो था कि ऐसे कैसे मिस्टर गेराल्ड उन काले सायों के कैद से बचकर बाहर आ सकते हैं। साथ ही अब उनके ऊपर एक मुसीबत आ गई थी कि वो काले सायों के पास रूप बदलने की भी शक्ति है। शायद वो धीरे धीरे ताकतवर होते जा रहे हैं, जिससे उन काले सायों की शक्तियाँ बढ़ रही हैं। वो जल्दी से दौड़कर ऊपर पहुँचे और जैसे ही उस कमरे से बाहर निकलने वाले थे कि तभी उस कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। दरवाजे के इस तरफ बंद हो जाने की वजह से डिटेक्टिव भी झटके से पीछे ही रहे। उस तरफ मिस्टर गेराल्ड या फिर कहे कि वो काला साया अब जेम्स की तरफ बढ़ने लगा था। उसके पैर अपने आप ही मुड़कर टेढ़े हो गए थे, जैसे मानो किसी बैल के होते हैं, और उस ज़मीन से कुछ इंच ऊपर हवा में उड़ने लगा। इस बार जेम्स भी तैयार था। उसने डिटेक्टिव रे की कई बातों को याद किया और उस खंजर पर मजबूती से पकड़ जमा ली। फिर जैसे ही वो काला साया जेम्स के पास पहुंचा, जेम्स ने अपने जेब से लाइटर निकाला जो उसे आते वक्त डिटेक्टिव ने दी थी। अब उसे समझ में आ गया था कि उस लाइटर को डिटेक्टिव ने उसे क्यों दिया था। जेम्स ने लाइटर जलाई और जिससे वो काला साया वहीं एकदम से रुक गया और जेम्स ने अपने खंजर से उस पर वार किया, पर वो खंजर सीधा उस काले साए के आर पार हो गया, लेकिन उसे कुछ हुआ नहीं, मानो वो बिल्कुल धुएं जैसा था।
जिस पर किसी शख्स चीज से वार करना मुमकिन नहीं था। लेकिन जेम्स भी आज नामुमकिन को मुमकिन में बदलने का ठान कर निकला था। और तभी पता नहीं कैसे मानो कोई चमत्कार हुआ हो, और इस बार जेम्स ने जब खंजर चलाया तो उस काले साए पर एक बड़ा सा कट लग गया, जहाँ से बस कुछ काढ़ा सा और चिपचिपा जैसा द्रव्य निकल रहा था। शायद ये उस काले साए का खून था। और तभी उस काले साए का मुंह खुला और एक तेज शेख निकली। एक ऐसी आवाज़ थी ये जो सुनने में बहुत हल्की थी, पर उसे सुनकर ऐसा लग रहा था मानो उसका सर फटा जा रहा हो। और अचानक लाइटर बुझ गया और सब तरफ अंधेरा छा गया। अब इधर डिटेक्टिव उस दरवाजे को खोलने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो दूसरी तरफ से किसी ने दरवाज़ा बंद करके रखा हो। डिटेक्टिव के पास और कोई इशारा नहीं था, तो पीछे हटे और फिर दौड़ते हुए आए और एक जोर का धक्का उस दरवाजे में मारा अपने कंधे से। लेकिन वो दरवाज़ा 1 इंच भी नहीं हिला। वो फिर पीछे हटे और उन्होंने एक बार फिर धक्का मारा, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं हुआ। डिटेक्टिव थक गए थे और वो नीचे बैठ गए। आज उनकी आंखों में 10 साल बाद आंसू आए थे। वो रो रहे थे और धीरे धीरे कह रहे थे, मैं अपनी बेटी तक को नहीं बचा पाया और अब जेम्स को मेरी ज़रूरत है, लेकिन मैं उसे भी नहीं बचा पा रहा हूँ। पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा होगा इस समय। वहाँ उस तरफ अब गुप्त अंधेरा छा गया था। शाम भी हो चली थी और क्योंकि चर्च में बिजली नहीं थी तो पूरा चर्च अंधेरे में घिर गया था। आज जेम्स को लग रहा था जैसे उसे जीसस भी नहीं बचा सकते और भगवान के घर में ही वो मारा जाएगा। अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि किसी ने उसका पैर पकड़ा और उसे घसीटते हुए उस कमरे की तरफ ले जाने लगा। जेम्स ने फिर से उस खंजर को इधर उधर चलाया, लेकिन अब कुछ भी नहीं हुआ। एक तो अंधेरे की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और उसका लाइटर भी वहीं नीचे गिर गया था। जेम्स ने वक्त रहते एक जोर की आवाज़ डिटेक्टिव को लगाई, डिटेक्टिव। इस आवाज़ के साथ ही सब कुछ शांत हो गया। डिटेक्टिव ने ये चीख सुनी और वो खड़े हुए। उन्होंने मन में सोचा, बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। मैं अपनी बेटी को नहीं बचा पाया, वो मेरी भूल थी, पर मैं जेम्स और उस गांव वालों को ज़रूर बचा कर रहूँगा। डिटेक्टिव रे पीछे की तरफ गए और एक बार फिर से उन्होंने दौड़ते हुए एक जोर का धक्का मारा, लेकिन दरवाजे में लगने से पहले ही दरवाज़ा एकदम से खुला और वो सीधा मुंह के बल गिरे। तभी किसी ने उनका पैर पकड़ा और उन्हें घुमाते हुए दूसरी तरफ उठा फेंका, जिससे डिटेक्टिव रे सीधा जाकर एक दीवार से टकराए और उन्हें चोट भी आई। लेकिन वो उठे और उन्होंने सामने देखा तो वहाँ खड़ी थी माया। ये वही माया डायन थी जिससे उनका सामना जंगल में हुआ था और उन्होंने उसके बाल काट दिए थे, लेकिन वो बचकर भाग निकली थी। लेकिन इस बार उसमें कुछ बदलाव हुए थे, वो कुछ अलग लग रही थी। और तभी वो डायन हंसते हुए कहने लगी, डिटेक्टिव तू मुझे नहीं मार सकता, ना तो तू मुझे भारत में मार पाया था और ना ही तू मुझे जंगल में मार पाया, लेकिन इस बार मैं तुझे मारूंगी और ऐसा मारूंगी कि तू जिंदा नहीं हो पाएगा। देख मुझे, अब मैं कोई आम डायन नहीं रही, मैं बन चुकी हूँ एक काल डायन और मेरा सामना कोई नहीं कर सकता, तू तो कभी नहीं। डिटेक्टिव ने अपने पूरे कैरियर में कभी किसी कार्ल डायन से मुकाबला नहीं किया था। उन्होंने बस 2 लोगों से कार्ल डायन के बारे में सुना था। पहले किसी मिशन पर जाते वक्त डॉक्टर वैन हेल्सिंग ने कार्ल डायन को जिक्र किया था, और दूसरा जब वो भारत के उन अघोरी बाबाओं से मिले थे तो उन्होंने कार्ल डायन की बात करी थी, और दोनों ने यही कहा था कि कार्ल डायन कोई आम डायन नहीं है, वो बहुत शक्तिशाली होती है और उसका सामना करना नामुमकिन के समान है। डायन एक कार्ल डायन तब बनती है जब उसे नर्क की शक्तियाँ मिल रही हों और कोई दैत्य या शैतान उसे नर्क की शक्तियों से जोड़ कर रख रहा हो। डिटेक्टिव ने जल्दी से क्रॉस निकाला और उस कार्ल डायन की तरफ करते हुए बोलने लगे, ओह जीसस, इसकी आत्मा को शांति दे। और बाइबल के कुछ लाइंस पढ़ते हुए उन्होंने एक छोटी सी शीशी अपने बैग से निकालने लगे, और बाइबल्स की लाइंस पढ़ते हुए ही उन्होंने उस शीशी में रखा पानी उस कार्ल डायन पर फेंका, और पानी पड़ते ही वो चीखने लगी। डिटेक्टिव रुके। उन्होंने गौर किया कि अब उसकी रोने की आवाज़ हंसने में बदल गई थी। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा, अब भी तुझे लगता है इसका असर मुझ पे होगा? और वो हंसने लगी। सीधे होते हुए वो गुस्से में आ गई और आगे बढ़ते हुए डिटेक्टिव के करीब आने लगी। डिटेक्टिव पीछे की तरफ बढ़ने लगे और तभी वहाँ से वो एकदम से गायब हो गई।
डिटेक्टिव इधर उधर देखने लगे, लेकिन तभी उनके पीछे से एक हल्की सी आवाज़ आई। इधर उधर कहाँ देख रहे डिटेक्टिव, मैं तो यहाँ हूँ। और वो कार्ल डायन उनके पीछे खड़ी थी। डिटेक्टिव पीछे मुड़े और उस कार्ल डायन को धक्का दिया, जिससे वो कार्ल डायन थोड़ी पीछे तो हुई, पर उसने बड़ी ही फुर्ती से डिटेक्टिव रे के दोनों हाथों को पकड़ लिया और धीरे धीरे मुड़ने लगी, जिससे डिटेक्टिव रे चिल्लाने लगे और उनके दर्द भरी चीख को सुनकर वो कार्ल डायन खुश होने लगी। डिटेक्टिव ने अपना दिमाग चलाते हुए उस कार्ल डायन के सर पे अपने सिर से वार किया और वो कार्ल डायन ज़रूर थी, पर वो मरी नहीं थी। उसे आधा जिंदा और आधा मरा हुआ कहा जा सकता था। इस तरह अपने सर पे चोट खाकर वो कार्ल डायन भी चकरा गई और उसने डिटेक्टिव के हाथों को छोड़ दिया, जिसका फ़ायदा उठाते हुए डिटेक्टिव वहाँ से भागे और उस कमरे की तरफ जाने लगे जिस तरफ जेम्स गया था। डिटेक्टिव ने देखा सामने एक गलियारा था और उस तरफ बिल्कुल अंधेरा था, जिस वजह से दूसरी तरफ जाने को वो मुड़े और आगे बढ़ने ही वाले थे कि वो रुक गए और उन्होंने सोचा जेम्स को एक काले साये ने पकड़ा था और वो काला साया रोशनी की तरफ तो जाएगा नहीं। और डिटेक्टिव दौड़ते हुए उस गलियारे में जाने लगे कि तभी उन्हें नीचे गिरा हुआ वही लाइटर मिला जो उन्होंने जेम्स को दिया था। अब उन्हें पूरी तरीके से विश्वास हो गया था कि जेम्स को उस काले साये ने इसी तरफ लेकर गया है। डिटेक्टिव जब उस गलियारे के छोर पर पहुंचे तो उन्होंने देखा वहां पर दो रास्ते थे और अब डिटेक्टिव इस दुविधा में पड़ गए कि उन्हें किस तरफ जाना है। तभी उन्हें पीछे से किसी के आने की आवाज़ आई और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो कार्ल डायन उनकी तरफ बढ़ी चली आ रही थी। अब डिटेक्टिव को जल्दी से एक रास्ता चुनना था और उन्होंने दाएं रास्ते को चुना और दौड़ने लगे। वो कार्ल डायन धीरे धीरे उनके पास पहुंचने लगी थी कि तभी उनकी नज़र एक कमरे में पड़ी और उन्होंने देखा जेम्स वहाँ कुर्सी पर बैठा है और एक काला साया उसके ऊपर चढ़ा हुआ था। शायद वो उसका जीवन चूस रहा था। डिटेक्टिव तुरंत ही उस कमरे में गए और पहले तो उन्होंने जाते ही दरवाज़ा बंद कर दिया और पीछे मुड़े और लाइटर जलाया और वहाँ पास ही में पड़ी उस खंजर को गर्म करने लगे। अब वो काला साया जेम्स के ऊपर से उतरकर डिटेक्टिव की तरफ आ रहा था और जैसे ही वो उनके पास आया डिटेक्टिव ने उस गर्म खंजर से सीधा उस काले साये के गर्दन पर वार किया और वो काला साया नीचे गिर पड़ा, उसका सर एक तरफ और धड़ एक तरफ। डिटेक्टिव जल्दी से जेम्स के पास पहुंचे और उसके नाक के पास हाथ रखकर देखा। उसकी सांसें अब भी चल रही थी, लेकिन इतनी जल्दी वो काला साया कहाँ मरने वाला था। वो दोबारा उठने लगा। डिटेक्टिव ने उस लाइटर में से थोड़ा केरोसिन निकाला और जलते हुए लाइटर को उस पर फेंक दिया, जिससे वहाँ आग लग गई और आखिरकार उस काले साये का अंत हुआ। लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं थी, क्योंकि सामने खड़ी थी कार्ल डायन और उसने उस दरवाजे को तोड़ दिया था। उस आग में डिटेक्टिव को उस कार्ल डायन का चेहरा साफ दिख रहा था और सच में वो दिल दहला देने वाला था। उसके मुंह से कुछ काला काला सा द्रव्य निकल रहा था और उसकी आंखें पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी। सिर्फ उजला हिस्सा ही देखा जा सकता था उसकी आंखों का। अब तक जेम्स की आंखें भी खुल चुकी थी और कार्ल डायन को देखते ही उसकी चीख निकली। डिटेक्टिव ने अपने कदम बढ़ाते हुए जेम्स के सामने आकर खड़े हो गए, जिससे जेम्स की आंखें उस कार्ल डायन को नहीं देख पाए और डिटेक्टिव ने उस खंजर को मजबूती से पकड़ा और कार्ल डायन की तरफ दौड़ पड़े। उन्होंने एक ही बार में कार्ल डायन को जख्मी कर दिया। इस बार उन्होंने उसके हाथों पर वार किया था, जिसके उसका हाथ कुछ समय के लिए काम करना बंद कर दे, और वैसा ही हुआ। कार्ल डायन के हाथ ने काम करना बंद कर दिया। जेम्स के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, पर डिटेक्टिव को पता था कि जल्दी उस कार्ल डायन का हाथ फिर से काम करना शुरू कर देगा और उन्हें उस कार्ल डायन को उससे पहले ही मारना होगा। और इस बार उन्होंने उसके गले पर वार किया, लेकिन उस कार्ल डायन ने अपने एक ही हाथ से डिटेक्टिव के उस खंजर को रोक दिया और डिटेक्टिव के पेट पर जोरदार पैर मारा, जिससे वो पीछे गिर पड़े। कार्ल डायन ने इसका फ़ायदा उठाते हुए डिटेक्टिव को पकड़ा और ऊपर उठाते हुए उस कमरे से बाहर की तरफ फेंक दिया और वो सीधा जाकर दरवाजे के नोक से टकराई और उनकी आंखें बंद होने लगी। उनके सामने अंधेरा छाने लगा और वो बेहोश हो गए थे। ये देखकर जेम्स को काफ़ी गुस्सा आ गया, पर जैसे ही उसने कार्ल डायन को देखा उसका गुस्सा डर में बदल गया। लेकिन उसने अपने डर को काबू में करते हुए उस कार्ल डायन को कहा, अगर हिम्मत है तो मुझे पकड़ के दिखा। इतना बोलते ही वो कार्ल डायन जेम्स की तरफ घूरते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगी।
पर जेम्स का दिमाग में पता नहीं क्या ही चल रहा था। उसने दौड़ना शुरू कर दिया और उसके पीछे वो कार्ल डायन भी भाग रही थी। जेम्स दौड़ते हुए बाहर की तरफ भागा और कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया और कार्ल डायन जेम्स को रुकते हुए देख वो भी रुक गई। तभी जेम्स ने बगल में टंगा आईना उठाया और उस डायन की तरफ कुछ इस तरीके से किया जिससे उस आईने में उसकी छवि दिखे और जेम्स हंसते हुए कहने लगा, अपने चेहरा देखा तूने? पता नहीं कहाँ किस नाले से निकल कर आई है। इस बात को सुनकर वो डायन काफ़ी गुस्सा हो गई और इतना गुस्सा कि उसके चेहरे पर वो साफ दिख रहा था। तभी वो पलक झपकाते ही वहाँ से गायब हुई और जेम्स के पीछे खड़ी हो गई। अभी वो कार्ल डायन जेम्स की गर्दन को तोड़ने ही वाली थी कि तभी वहाँ डिटेक्टिव आ पहुँचे और डिटेक्टिव को देख वो कार्ल डायन भी चौंक गई। लेकिन ये सब डिटेक्टिव की एक चाल थी जो उन्होंने उस कमरे में बनाई थी। लेकिन क्योंकि जेम्स ने उस कार्ल डायन को उस कमरे से बाहर ले आया था, इससे डिटेक्टिव का ही फ़ायदा हुआ। उन्होंने उस खंजर से उस कार्ल डायन के गले को काट डाला और वो यहाँ पर नहीं रुके। उन्होंने उस कार्ल डायन के हाथ भी काटे और वहीं पड़े एक बक्से में बंद करके रख दिए। अब उस कार्ल डायन का सर भी उसके धड़ से अलग हो चुका था। उसके दोनों हाथों को भी डिटेक्टिव ने बक्से में बंद कर दिया था। लेकिन अचरज की बात थी कि वो कार्ल डायन अब भी नहीं मरी थी। डिटेक्टिव ने समय रहते उस कार्ल डायन को एक रस्सी में बांध दिया जिसे उन्होंने बाइबल की लाइंस पढ़कर शुद्ध किया। फिर डिटेक्टिव और जेम्स ने उस कार्ल डायन को उसी बेसमेंट में लेकर गए और उसे वहाँ पड़ी एक कुर्सी पर बांध दिया। वो कार्ल डायन हिल नहीं सकती थी, लेकिन वो डिटेक्टिव को गाली दी जा रही थी अपने उस कटे हुए सर से, जिसे डिटेक्टिव ने वहीं एक ड्रम के ऊपर बाइबल के कुछ पन्नों के घेरे में रख रखा था। तभी जेम्स ने कहा, डिटेक्टिव हमें केरोसिन मिल गया है, तो चलिए हम गांव वालों को बचाने के लिए चलते हैं। जेम्स का जवाब देते हुए डिटेक्टिव ने कहा, जेम्स मुझे और तुम्हें दोनों को चोटें आई हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें एक प्लान चाहिए उस शैतानी मंदिर में जाने के लिए, जिसके लिए हमें इस कार्ल डायन यानी माया से सारी जानकारी उगलवानी पड़ेगी। और इसी के साथ ख़त्म होता है डिटेक्टिव डायरीज़ का एपिसोड 2 मौत का सामना। अगले हफ्ते जानिए कैसे डिटेक्टिव रे और जेम्स उस शैतानी मंदिर में घुसकर उन गांव वालों को बचाते हैं और क्या सच हमें जानने को मिलता है उस कार्ल डायन के मुंह से। ये सब कुछ देखिए डिटेक्टिव डायरीज़ एपिसोड 3 में, जिसका टाइटल है गहरा राज। ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा और मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।